हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओरिजिन। सो यार देखो, आपके क्लैट एग्जाम में लेस देन 25 डेज बचे हैं। तो इन 25 डेज में इट्स नॉट लाइक कि मैं आपको कुछ नए स्ट्रेटेजी सजेस्ट करूं, ना ही कुछ आपको नए स्ट्रेटेजी फॉलो करने की जरूरत है। द थिंग इज, आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। बस मेक श्योर जो आप अभी तक करते हुए आए हो उस पर आप स्टिक रहो, एंड जो चीजें आपके मिस्टेक के फॉर्म में है उन्हें आप अच्छे से इंप्रूव करते जाओ। बट वॉट इज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो? क्या नहीं करनी मैंने तो आपको बताया है, अलग क्या आपको नहीं करना है। बट कई सारे ऐसे मिस्टेक्स है जो आपके कॉमन तरीके जो आप अभी तक करते आ रहे हो, उनको करते हुए आप ये मिस्टेक्स कर सकते हो। इनके बारे में आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो मेक श्योर आप इसे एंड तक देखो। एंड ऑलमोस्ट आई गेस 10 के आसपास मिस्टेक्स के बारे में आपसे बात करूंगा। एंड अगर आप ये कर रहे हो तो इन्हें तुरंत हटा देना, नहीं कर रहे हो तो देन दैट इज अ गुड थिंग। तो वीडियो को चालू करते हैं। एंड सबसे पहला जिस मिस्टेक के बारे में बात करने वाला हूँ, दैट इज ओवर डूइंग जीके। सबसे बड़ा मिस्टेक लास्ट के 10 डेज में, या लास्ट के कुछ जो 25-20 डेज या लास्ट के मंथ में स्टूडेंट्स करते हैं, वो क्या है? दे स्टार्ट ओवर डूइंग द जीके। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या लगता है कि मेरे जीके में नंबर नहीं आ रहे, या जीके में आपको बहुत बड़ा बर्डन दिखने लगता है, तो आप क्या करते हो? अपना मोस्ट ऑफ द टाइम आप जीके करने में लगा देते हो। बट ऐसा नहीं करना। ये लास्ट का ही टाइम है जब आपके बाकी सेक्शन में आप वर्क करोगे। तो इस टाइम जो आपको मिस्टेक्स निकल रहे हैं उनको आप वर्क कर सकते हो, क्योंकि जो मोस्ट रिसेंट मिस्टेक्स आपकी चल रही है ट्रेंड में, वही आप जाके एक्चुअल क्लैट एग्जाम में रिपीट करोगे। दैट्स इट। तो अगर आप उन सेक्शंस पे टाइम नहीं दिए और जीके को ज्यादा करने लग गए, तो ये मिस्टेक्स आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो मेक श्योर आप ओवरडू मत करो जीको को। अब ओवरडू का मतलब ये नहीं कि अंडरडू भी नहीं करना है, मतलब आपको नॉर्मल पेस पे करना है। जैसे अगर आपके सामने कुछ बैकलॉग है जीके का, तो आप क्या करोगे? दिन के 8 घंटे जीके कर दिए हमने, उस दिन सेक्शनल टेस्ट नहीं, अब जीके 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 सिर्फ उसी पे हम लगातार किए जा रहे हैं। एक सेक्शनल टेस्ट दिया, बाकी जीके नहीं। आपको ज्यादा फोकस प्रैक्टिस में रखना है। फर्स्ट थिंग इज दिस, अपने प्रैक्टिस के चीजों को मत मिस करो। प्रैक्टिस पे आपको फोकस रखना है, बाकी फिर टाइम निकाल के जीके करते जाओ। तो यू हैव टू मैनेज योर टाइम वेरी प्रॉपरली, बहुत अच्छे से। मेक श्योर जीके को ओवरडू मत करो, ठीक है? क्योंकि जीके में हमें दिखते रहता है नंबर नहीं आ रहे हैं, उसी वजह से हम ज्यादा उस पर वर्क करने लगते हैं। दैट इज नॉट द केस। जीके में कभी नहीं आते नंबर मॉक्स में, और एक्चुअल क्लैट में आ जाएंगे। इट्स जस्ट कि जो बेसिक चीजें मैंने आपको समझाई है, वो अगर आप जीके में करके जा रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं आएगा जीके में। तो ज्यादा अननेसेसरली टेंशन लेने की और इधर उधर भागा दौड़ी करके एक मटेरियल दूसरा कंपेंडियम, ऑलरेडी 2 कंपेंडियम कर रखे हो या एक कर रखे हो, तो तीसरे या दूसरे में जाने की क्या जरूरत है? खुद का नोट्स बनाया होगा, अंडरलाइन करा होगा, रिवाइज करो। कुछ फिर से अब मेरे से तीसरा छूटा है, मैं उसको कर लेता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट मेक श्योर जो किया है उसे ध्यान दो, और ऐसे ज्यादा एंग्शियस मत हो। मेक श्योर जो आप कर रहे हो उस पर आप स्टिक रहो। ज्यादा करोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाएगी। What is the second point? The second mistake is only practice and not analysis. मतलब हम क्या करते हैं? लास्ट के 30 डेज हमारे पास है, हमें पता है कि भैया ने बोला है प्रैक्टिस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, हमें प्रैक्टिस सबसे ज्यादा अच्छे से करनी है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो बिल्कुल। अब आपको क्या पता है कि भैया ने बोला है प्रैक्टिस करनी है, या कहीं से आपने सुन लिया है कि क्लैट एग्जाम देने से पहले अगर आप 50 से कम मार्क्स सॉल्व करके जा रहे हो, 70 से कम मार्क्स सॉल्व करके जा रहे हो, तो आपको क्लैट में नहीं होगा। और आपने किए 30 मार्क्स। अब आप क्या बोल रहे हो? मेरे पास 20 डेज बचे हैं, मुझे मार्क्स देने हैं 50 और। तो आप डेली 2 मार्क्स दे रहे हो या डेली 1 मार्क दे रहे हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप डेफिनेटली बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। एंड आप डेली सेक्शनल दे रहे हो, 3-3, उसके बाद मॉक दे रहे हो, डेली मॉक दे रहे हो और डेली सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो। एंड लाइक लास्ट के एग्जाम तक आपने यही किया। लास्ट के एग्जाम के 3-4 दिन में आपने तो डेली 2-2 मार्क्स दिए। लिटरली यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, बट यू आर नॉट अ स्मार्ट वर्किंग पर्सन, या फिर इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है आपको। क्योंकि आप क्या कर रहे हो पता है? आपको सिर्फ मेरा टारगेट है, मुझे 20 मार्क्स देना है, एंड उस टारगेट को आप पूरा कर रहे हो। कुछ फायदा नहीं होने वाला वो टारगेट पूरा करने से, जब तक आपने उन मार्क्स को एनालाइज नहीं किया है। तो मेक श्योर आप अपने टारगेट को पूरा करने के लिए अपने मॉक के नंबर को बढ़ाने के चक्कर में आप उनको एनालाइज करना बंद कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आपने 100 मार्क्स सॉल्व कर लिए। अरे 100 मार्क्स बिना एनालाइज सॉल्व करना इज लाइक उससे ज्यादा वैल्यूएबल तो 1 मार्क अच्छे से एनालाइज करने के बाद का हो जाता है। तो मेक श्योर प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करनी, प्रैक्टिस एनालिसिस के साथ करना है। तो ये मत करो कि मैंने आज मॉक टेस्ट दे दिया, अब मैं आज एक और दे दूंगा, तो मैं मेरे को 20 मार्क्स पूरे करना है। अरे नंबर इज नॉट योर टारगेट। आपकी मिस्टेक निकाल के उस पर वर्क करना है, इज योर टारगेट। तो नंबर ऑफ मार्क्स मैटर नहीं करता, कितना अच्छे से एनालिसिस आपने किया ये मैटर करता है। तो लास्ट के 30 डेज में अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो या सिर्फ प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, उसको हटाओ और प्रैक्टिस से ज्यादा एनालिसिस पे ध्यान दो। जी हाँ, प्रैक्टिस से ज्यादा एनालिसिस पे ध्यान देना है, ठीक है? तो वो नंबर को अपने दिमाग से निकाल दो कि 30 मार्क्स देने हैं, 20 देने हैं। मेरा दोस्त 70 दे रहा है, मैं 80 दूंगा। मेरे दोस्त ने अभी बचे हुए 30 दिन में वो डेली दे रहा है, मैं डेली 2 दूंगा। अरे नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। एनालिसिस इज द मेन थिंग, ठीक है? तो आई गेस ये चीज आपको समझ में आ गई कि एनालिसिस पे ज्यादा फोकस रहना है। थर्ड थिंग इज अवॉइडिंग पीवाईक्यूज। हम क्या करते हैं, हमारे ध्यान में ही नहीं आता। इट्स नॉट लाइक कि हम जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं, हमें ध्यान में नहीं आया कि यार पीवाईक्यू भी करना होता है।
इनफैक्ट लास्ट के 30 डेज में पीवाईक्यू ही करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एलई के स्टूडेंट होगे तो आप एलई के मॉक्स सॉल्व करोगे लास्ट में, आप एलपीटी के होगे आप एलपीटी के मॉक्स लास्ट में सॉल्व करोगे, या फिर अगर आप किसी और कोचिंग के होगे तो उसके मॉक्स आप एंड में सॉल्व करोगे। बट हर कोचिंग का अपना एक रीजनिंग होता है, और ऐसा ही रीजनिंग कंसोर्शियम भी फॉलो करती है। आप क्या बोलोगे, भैया हर बार सेम क्वेश्चन तो आता नहीं है, या सेम टाइप की चीज़ें तो आती नहीं है। अरे सेम चीज़ें नहीं आएँगी, बट रीज़निंग तो एक पर्टिकुलर टाइप का रहेगा ना, कि वो किस टाइप के पैसेज में या किस सेक्शन में किस टाइप के आंसर्स आंसर्स वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको पता चलेगी जब आप ज़्यादा पीवाईक्यू पे ध्यान दोगे। तो मेक श्योर आप कोचिंग से हट के पीवाईक्यू को ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर रहे हो। मतलब आपने एक आज मॉक दिया, उस मॉक में आपके 2 क्वेश्चन्स गलत हुए। एक ऐसा क्वेश्चन गलत हुआ है जो आज तक क्वेश्चन पीवाईक्यू में नहीं आया है और क्वेश्चन बहुत वेग है। मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या चीज़ है, और एक क्वेश्चन ऐसा जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर भी आपसे गलत हो गया। तो उस सेकंड क्वेश्चन को सीरियसली लो और पहले वाले को इग्नोर करो, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन ना पीवाईक्यू में आए हैं ना आएँगे, आप क्लैट में जाके देख लो। मुश्किल से आपको गिनती है कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें आपको बहुत अजीब क्वेश्चंस लगेंगे। बट द थिंग इज़ ऑप्शंस वहाँ पे क्लियर होते हैं, और अगर वीक क्वेश्चंस आए हैं तो वो ले लेता है, डिस्कार्ड कर लेता है। इसलिए पीवाईक्यू पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेक श्योर आप पीवाईक्यूज़ करो। लास्ट 5 ईयर्स के, उससे पहले के मत करने लग जाना। ये लास्ट 5 ईयर्स के मिलेंगे कहाँ? टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ चैनल पे जाना। फाइल सेक्शन में पाँचों पीवाईक्यूज़ मैंने वहाँ डाल रखे हैं। उठाओ और उन्हें सॉल्व करना चालू करो। सॉल्व अगर कर लिया है तो उन्हें एनालाइज़ करते रहो, बार-बार देखते रहो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मेक श्योर प्रिंट आउट करा लो तो और अच्छी बात है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कीपिंग अ रिजिड माइंडसेट। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले जो आपके लिए एलेट की वीडियो आपको अपलोड की थी मैंने, शायद 1-2 दिन पहले। तो मैंने आपको बताया था कि एलेट इज़ फुल ऑफ सरप्राइज़ेज़। सिमिलरली क्लैट इतना ज़्यादा तो नहीं, बट ये मत समझो कि आप जो एक्सपेक्ट करके जा रहे हो वही क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। तो अब अगर आप एक रिजिड माइंडसेट रखते हो अपने सामने क्लैट के प्रिपरेशन के लिए, तो डेफिनिटली आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है। तो रिजिड माइंडसेट आपको नहीं रखना है, इन द सेंस अगर आप टफ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इजी भी आ सकता है, इजी एक्सपेक्ट कर रहे हो टफ भी आ सकता है। जीके में आप जैसा चल रहा है जरूरी नहीं उसी टाइप का जीके आ जाए। जैसे सैंपल पेपर में दिखा कि वन लाइनर आ गया, तो आ भी सकता है। तो वहां जाके पैनिक मत कर जाना कि अरे अलग आ गया अब मैं कैसे करूंगा। नहीं, आपको प्रिपेयर्ड रहना है। दिस इज व्हाट रॉ टैलेंट मीन्स। तो एग्जाम अगर अचानक से अलग टाइप का आ गया तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस अलग टाइप के पैटर्न को उसी टाइम विद इन 1 और 2 मिनट समझो और सॉल्व करना चालू करो। तो इमीडिएट डिसीजंस के लिए आपको फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। तो रिजिड माइंडसेट लेके मत चलना। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज जिसके बारे में आपको बात करने वाला हूं, दैट इज नॉट बीइंग श्योर ऑफ योर प्रिपरेशन। मतलब आपने जो प्रिपरेशन किया है या इतने दिन तक आपने जो तैयारी की है, उस पे आपको डाउट है कि क्या पता मैंने गलत तैयारी की है। आपने अगर कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया होगा तो आपके माइंड में होगा अगर मैं कोचिंग ज्वाइन कर लेता तो ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन होता क्या। आपने दृष्टि आईएएस की, आपने क्लैट पोस्ट नहीं किया, आपने क्लैट एक्सप्रेस किया, आपने क्लैट पोस्ट नहीं किया, आपने दृष्टि की जगह विजन कर लिया, आपने कंपेंडियम नहीं किया, खुद से किया। तो अगर मैं वो कर लेता ज़्यादा अच्छा होता, मैं ये कर लेता ज़्यादा अच्छा होता। ये चीज़ें आती हैं माइंड में। मैं अगर ये मॉक्स में ज़्यादा सॉल्व कर लेता, या फिर मैं ये टॉपिक कर लेता, या फिर मैं अगर थोड़ी ज़्यादा प्रिपरेशन कर लेता अच्छा हो जाता। दिस इज़ द सिनेरियो जब आप अपने प्रिपरेशन को लेके श्योर नहीं होते हो। तो इस चीज़ का अब आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपने जिस भी तरीके से प्रिपरेशन किया अगर अच्छे से किया है और अपना 100% दे के किया है, तो अगर कुछ चीज़ छूट रही है ना, मतलब वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो अपने प्रिपरेशन पे डाउट मत करना। अगर प्रिपरेशन पे डाउट करोगे तो एग्जाम वाले दिन आप श्योरिटी के साथ ऑप्शंस नहीं मार्क करोगे। हर ऑप्शन में आपको लगेगा कि यार ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि आपको तो खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपने जो प्रिपेयर किया है वो सही है या नहीं है। तो उस पे डाउट मत करो। जो भी आपने प्रिपेयर किया दैट इज अ गुड थिंग, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है? मत टेंशन लो, दैट इज वेरी गुड। बट उस पे कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मैंने जो किया है वो अच्छा है, अब मुझे उसी को ब्रश अप करना है एंड उसी के थ्रू मुझे आगे बढ़ना है। क्लियर? तो इस चीज को आप माइंड में रखो। डाउट मत करना अपने प्रिपरेशन को लेके, चाहे किसी भी तरीके से आपने किया हो। बट अगर आपने अच्छे से नहीं किया है तो फिर तो प्रॉब्लम वाली बात है। तो ये जो बचे हुए दिन है इसमें अच्छे से कर लो, ताकि उस दिन कॉन्फिडेंस आ सके। बट डाउट नहीं रखना है एट द एंड ऑफ द डे कि मैंने प्रिपरेशन सही से नहीं की। क्लियर? तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डूइंग थ्योरी। अब थ्योरी इन द सेंस आप क्या कर रहे हो, मेरे पास 25 डेज 30 डेज बचे हैं एंड मैं सीआर के एजम्पशन के थ्योरी करने लगा। मतलब 1 घंटा आधा घंटा रिवाइज कर लेना इज अ डिफरेंट थिंग। फॉर एग्जाम्पल आपने मेरी क्लासेस अटेंड की होगी, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे 4-5 पेज के, जाके रिवाइज कर लिया। बट ऐसा नहीं कि उस 2 घंटे की क्लास को देके फिर से देख रहे हो। सिमिलरली लीगल रीजनिंग में आप फिर से उस पूरी क्लासेस अटेंड कर रहे हो, या जो नोट्स बनाया उसको रट रहे हो। इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग दोज नोट्स बहुत टाइम के लिए आप प्रैक्टिस पे जाओ उस चीज के, विच विल हेल्प यू मोर, क्योंकि एट द एंड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यू कैन डू दिस थिंग। ज्यादा थ्योरी पे मत फोकस करो, थ्योरी आपको बहुत हेल्प नहीं करने वाला है। इनिशियल डेज में थ्योरी को की हमने ताकि हम फैमिलियर हो सके इस एग्जाम से, इन क्वेश्चन से। बट अब आप इतने मार्क्स दे चुके हो, इतना प्रैक्टिस कर चुके हो, आप फैमिलियर हो चुके हो,
तो अब उधर जाने की जरूरत नहीं। मेक श्योर प्रैक्टिस इज योर प्रायोरिटी एंड उससे ज्यादा एनालिसिस। थ्योरी इज योर थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट थिंग जिसके बारे में बात कर रहा हूं दैट इज नॉट गिविंग सेक्शनल्स और पैराग्राफ टेस्ट। अब क्या होता है कि सिंस क्लैट तो 2 घंटे का होने वाला है और हमें क्या करना है, 2 घंटे के लिए पूरा प्रॉपर एग्जाम देना है, तो हम क्या करते हैं सेक्शनल टेस्ट पैराग्राफ छोड़ते हैं। डेली हम सेक्शनल टेस्ट की जगह मॉक टेस्ट दे देते हैं। देखो मॉक टेस्ट की अपनी वैल्यू है, सेक्शनल टेस्ट की अपनी वैल्यू है, पैराग्राफ टेस्ट की अपनी वैल्यू है। मॉक्स में जो आपसे मिस्टेक हो रहे हैं वो आप सेक्शनल टेस्ट के थ्रू इंप्रूव कर सकते हो, और फिर छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हो रही है वो आप पैराग्राफ टेस्ट के थ्रू इंप्रूव कर सकते हो। इसीलिए मैंने बोला है ऑल्टरनेट डेज पे देना इज अ गुड थिंग। जिस दिन मॉक दे रहे हो उस दिन सेक्शनल टेस्ट पैराग्राफ टेस्ट की जरूरत नहीं है, टाइम मिले तो दे सकते हो। बट जिस दिन मॉक नहीं दे रहे हो उस दिन इंप्रूव करो अपने मॉक्स के मिस्टेक्स को। तो सेक्शनल टेस्ट और पैराग्राफ टेस्ट आपको लास्ट डे तक अवॉइड नहीं करने। इनफैक्ट आप एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो एक पैराग्राफ टेस्ट देके जाओ, मॉक टेस्ट देके नहीं जा सकते हो। पैराग्राफ टेस्ट इज द थिंग विच विल हेल्प यू। आपको अपना स्ट्रेटेजी फ्लेक्सिबल कैसे हो गया अगर आपको पैराग्राफ पे कमांड है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये स्किल ब्रशअप हो चुका है कि आप पैराग्राफ को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, इन द सेंस एक पैसेज और 5 क्वेश्चन इज अ सेट ऑफ पैराग्राफ टेस्ट का। तो अब अगर आप उसको अपनी स्पीड के हिसाब से अपने हिसाब से मैनेज कर पाते हो, तो अगर आखिरी दिन पे कुछ चेंज आ गया पैटर्न में, तो आपको तो सिर्फ एक पैराग्राफ पे ध्यान, मतलब एक उस पैसेज पे ध्यान देना है ना। पूरे टेस्ट को माइंड से निकाल दो, एक एक पैसेज को विन करते जाओ, यू विल डेफिनेटली एंड अप मार्किंग अ वेरी गुड स्कोर। तो इस वजह से बहुत ज्यादा जरूरी कि आप सेक्शनल टेस्ट और पैराग्राफ टेस्ट को अवॉइड ना करो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ओवर डूइंग, मतलब या ओवर डूइंग एंड अंडर डूइंग। हम क्या करते हैं, एग्जाम के लास्ट डेज बचे, हम 19 घंटे पढ़ेंगे, हम 20 घंटे पढ़ेंगे। आपको टीचर्स ने टाइम टेबल दे दिया 18 घंटे का, आप टाइम टेबल फॉलो करो, आप 16 घंटे पढ़ाई करो, 14 घंटे करो, नहीं जरूरी है। जितन मतलब अब कितना घंटा पढ़ना इज गुड भैया फिर इस लास्ट के डेज में, जितना आप कर सकते हो और जितने में आप कंफर्टेबल हो। आपको इनफ कभी भी नहीं लगेगा। आप अगर 16 घंटे भी पढ़ रहे होगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ सकता था, 18 घंटे पढ़ सकता था, बट दैट इज नॉट द केस। पढ़ो उतना जितने में आप कंफर्टेबल हो लास्ट के 30 डेज में, क्योंकि आप माइंड को एग्जॉस्ट करके क्लैट में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। यू हैव टू बी काम, यू हैव टू बी कूल वाइल प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट। तो लास्ट के 30 डेज में अगर आप खुद को ओवर एग्जॉस्ट कर देते हो ना ज्यादा करके, तो ऑब्वियसली एग्जाम वाले दिन आप अपना 100% नहीं दे पाओगे, कोई ब्रेन ही अपने उतने पार के साथ वहां पे बैठा नहीं, बैटरी उसकी डाउन है। तो मेक श्योर उतना पढ़ो जितना आप कंफर्टेबली पढ़ सकते हो। एंड एक एवरेज स्टूडेंट इज लाइक 8 आवर्स इज मैक्स भाई, उससे ज्यादा कितना पढ़ोगे, 8 to 10। एंड वही मैं मैक्स बोल रहा हूँ, राइट। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू, एंड इतना भी आप नहीं कर पा रहे हो तो इशू नहीं है। बट अंडर डू भी मत करो कि अब भैया ने बोल दिया ज्यादा नहीं करना है तो हम क्या कर रहे हैं, एक दिन पढ़ रहे हैं एक दिन नहीं पढ़ रहे हैं, जिस दिन मॉक टेस्ट नहीं दिया उस दिन कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। करो बट बहुत ज्यादा मत करो। तो यू हैव टू डू दैट, वो बीच का चीज, ना ही ज्यादा ना ही कम। अब कम मतलब 1 घंटा बस पढ़ लिया। अब टाइम में मैं नहीं मैनेज करता कई बार पढ़ाई को, क्योंकि आप 10 घंटे पढ़ो और फोकस नहीं हो तो फिर फर्क नहीं पड़ता कितना पढ़ा। आप 1 घंटा पढ़ो और 100% फोकस के साथ हो तो वो 10 घंटे से ज्यादा की पढ़ाई हो सकती है। इसलिए मैं जनरली टाइम को उस चीज के अंदर बाउंड नहीं करता हूँ, बट स्टिल आपको क्लैरिटी के लिए मैं ऐसे आर्ट्स के बारे में फॉर्म में बताते रहता हूँ। तो मेक श्योर ओवर डू या अंडर डू आप ना कर रहे हो वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर क्लैट एग्जाम। नाउ द सेकंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टेकिंग मॉक स्कोर सीरियसली। मेरे मॉक स्कोर में 40 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, भैया सबके तो 85 90 100 आ रहे हैं, कैसे होगा। अभी तक तो मैंने मॉक स्कोर में ना 80 अचीव किया नहीं है, मेरा क्लैट एग्जाम में कैसे अचीव होगा। दिस इज नॉट द केस। आपका मॉक स्कोर कभी डिसाइड नहीं करने वाला है कि आपके क्लैट एग्जाम में कितना नंबर आने वाला है। दिस इज ट्रू। अगर आप 60 भी ला रहे हो यू कैन स्टिल क्रैक क्लैट, अगर आप 100 भी ला रहे हो यू कैन नॉट क्रैक क्लैट। आप क्या करते हो, मैक्सिमम स्टूडेंट जो यहाँ पे बैठे हैं हर कोई टेलीग्राम के थ्रू जाके चेक करता है किसका कितना स्कोर आ रहा है। भाई टेलीग्राम पे 90% स्कोर्स आर फेक। जो भी आपको बता रहा है 90 आ रहा है, 95 आ रहा है, 100 आ रहा है, आधे लोग को बिलीव मत करो। लाइक अब इसको जानने का तरीका क्या है, खुद अगर आपको लगता है कि आप ऑनेस्टली मॉक देते हो तो आप खुद इमेजिन करो क्या पॉसिबल है उस पेपर में उतना अच्छा स्कोर करना। ऑब्वियसली नॉट। आपको जीके में बहुत अच्छा करना होगा। तो अगर आप लगातार हर जीके में 25 नंबर ला रहे हो, 20 नंबर ला रहे हो, इज इट पॉसिबल कि हर जीके में जो क्लैट में जीके आने वाला है उसमें भी आप उतना ले आओ? नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं क्या आने वाला है। तो इस वजह से आपको मिस्टेक्स पे ज्यादा ध्यान देना है एज कंपेयर टू नंबर। नंबर नहीं रियलाइज करता। तो अब ये सिर्फ मैं कम मार्क्स वालों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनको भी बोल रहा हूँ जो यहाँ पे मॉक टेस्ट, यहाँ पे वीडियो को देखना है यार, उनके 95 90 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं मॉक्स में। एक बार जाके फिर से चेक करो कहीं आप खुद को धोखा देके वो स्कोर तो नहीं ला रहे हो। अगर ऑनेस्टली उतने आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। एंड इस वजह से ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना कि इतना मेरा मॉक में स्कोर आ रहा है, मेरा क्लैट में हो चुका है। नहीं, अभी भी आपको उसी पेस के साथ करना है, तो चेंज किसी को भी नहीं लाना है।
तो मेक श्योर मॉक स्कोर को आप माइंड पे ना चढ़ने दो। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने लास्ट मॉक दिया एग्जाम जाने से पहले, उसमें आपके 50s में आ गए। अरे नहीं फर्क पड़ता 50s में आया तो, पहली चीज आएंगी नहीं, बट फर्क नहीं पड़ता है। मॉक स्कोर डिसाइड नहीं करते आपका कितना स्कोर आने वाला है। तो मॉक स्कोर को सीरियसली मत लो, पीवाईक्यू को सीरियसली लो और अपने मिस्टेक्स को सीरियसली लो। आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ मार्क्स आपका मॉक स्कोर मैटर नहीं करता, विच इज 70-75, कई बार 65 प्लस भी अगर मॉक टफ आया तो डिपेंड करता है। जनरल हर बार का सिनेरियो है, आपका क्लैट का एक्चुअल पेपर आपके मॉक टेस्ट से इजी आएगा। ऑब्वियस सी बात है, पीवाईक्यू हमेशा मॉक से इजी होता है, तो टेंशन मत लो, यू विल एंड अप स्कोरिंग अ गुड थिंग। ये सारी चीजें बताने का रीजन क्या है? ताकि आप वो कॉन्फिडेंट रहो, आप फालतू का डरो मत। अब लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, विच इज डिस्ट्रैक्शन। लास्ट के जो 30 डेज है, सबसे ज्यादा जरूरी है ये मेक श्योर करना आपके माइंड में क्लैट रहे। कुछ और चीज माइंड में मत आने देना लास्ट के 30 डेज में, कि व्हाट इफ मैं प्लान बी के बारे में सोच लेता हूँ, या नहीं होगा तो क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा। मैंने वीडियोस देखे, यूट्यूब पे वीडियो भरे पड़े कि क्लैट का कट ऑफ क्या होगा। भाई पेपर हुआ नहीं है, तुम्हें कैसे पता कौन बच्चा क्या स्कोर लाने वाला है? पॉसिबल ही नहीं है ये बताना, राइट? आप कट ऑफ के बारे में क्या बता सकते हो कि इस रैंक तक, दैट इज अ कांस्टेंट थिंग। उस रैंक पे अगर उतनी सीट्स है तो उस रैंक पे वो कॉलेज मिलेगा। रैंक तो स्कोर पे डिपेंड करता है ना, परसेंटाइल पे, वो तो चेंज नहीं होने वाला विद टाइम। एंड अबाउट स्कोर्स, पेपर हुआ नहीं तो स्कोर को क्या जानोगे? तो वो आगे की चीजों के बारे में मत सोचो। डिस्ट्रैक्शन दूसरे तरीका क्या होता है? सिंस आप ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे होगे काफी लोग, या आप सेक्शनल टेस्ट सबको प्रिंट नहीं करा सकते, तो आप स्क्रीन में देख रहे होगे। अब स्क्रीन में भी, लाइक, मैं इसको डिस्ट्रैक्शन मानता नहीं। पहली चीज, अगर आप माइंड फ्रेश करने के लिए आपने 8 घंटे पढ़ाई की है, 3 घंटे भी आप अगर इधर उधर कुछ देख लेते हो तो फर्क नहीं पड़ता। बट वो जो इधर उधर देखो, बहुत ज्यादा अफेक्ट करने वाला ना हो माइंड को, जो आपके कामनेस होता है उसको। तो मेक श्योर डिस्ट्रैक्ट ज्यादा ना हो, आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज चलते रहे कि क्लैट में हमें अच्छे से परफॉर्म करना है। सबसे अच्छा क्या हो सकता है? मिस्टेक्स के बारे में सोचते रहो, जीके के बारे में सोचते रहो। अगर खाली टाइम भी मिल रहा है तो यू कैन वॉच क्रिटिकल रीजनिंग रिलेटेड वीडियोस, या फिर एडिटोरियल काइंड ऑफ वीडियोस। फॉर एग्जांपल, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए स्टडी आईक्यू शशांक त्यागी, एंड इकोनॉमिक्स के लिए थिंक स्कूल। अगर आपको नॉर्मल ऐसे वीडियोस देखने, यू कैन वॉच लाइक ध्रुव राठी, या जो भी नॉर्मल एजुकेशनल कंटेंट वाले वीडियोस होते हैं, यू कैन गो एंड वॉच देम। दिस इज अ गुड थिंग। यूट्यूब में जीके के वीडियोस देख सकते हो, स्टडी आईक्यू में अंकित अग्रवाल के छोटे वीडियोस होते हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। बट बहुत ज्यादा अलग चीज पे मत जाना, सिर्फ 30 डेज की बात है। तो दीज आर द मेजर थिंग्स जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता था। एंड स्क्रीन टाइम को मैनेज करो कि लास्ट के डेज में ना प्रिंट आउट निकलवा के दो, बिना OMR के, बिना प्रिंट आउट के। एंड अगर आप ये दो चीजें कर रहे हो तो आप बहुत मिस्टेक कर रहे हो। प्रिंट आउट निकलवा के दो और OMR के फॉर्म में दो। बाकी क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आपका चेक लिस्ट क्या होना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा आगे किसी वीडियोज में। बट मेक श्योर ये सारी चीजें आप अपने ध्यान में जरूर रखो। एंड कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं भैया पेन वगैरह कुछ, तो एज सच मैं बताता नहीं हूँ। बट एक पेन बहुत अच्छा होता है विच इज लिक्विड फ्लो, क्योंकि वो 1.0 mm का होता है, उसमें आप 2 बार सर्कल कर लो, आपका OMR तेजी से फिल हो जाता है। तो अगर आप उसको यूज करते हो तो इट विल बी हेल्पफुल। थोड़ा सा टाइम बचेगा, बट कई बार वो लास्ट में हेल्प बहुत ज्यादा करता है। तो यही सारी चीज़ है कि आपको जो मिस्टेक्स नहीं करने हैं, मेक श्योर कि आप ये मिस्टेक्स ना करो। एंड एट द एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने शेड्यूल करके रखे हैं आपके लिए, जो कि विद टाइम मैं आपको देते जाऊंगा, डालते जाऊंगा, अपलोड करते जाऊंगा, ताकि ये चीज़ें आपसे छूटे मत। तो मेक श्योर आप उन चीज़ों पे भी ध्यान दो। एंड दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको हेल्पफुल लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।